गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस की। पिछली कक्षा में हमने बात की थी, किसकी बात की थी? पेट्रोलियम की बात की थी। आज हम किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक गैस की। देखिए क्या होता है, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों साथ साथ पाए जाते हैं और दोनों क्या क्या किया जाता है? शोधन और वितरण किया जाता है। आज हम बात करेंगे इसी की डिटेल में कि कहाँ कहाँ से प्राकृतिक गैस मिलती है और किस प्रकार से उसका दोहन किया जाता है। आज का आपका टॉपिक है प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल गैस। टॉपिक क्या है आपका? प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस भी बोलते हैं इसको। देखिए क्या है, यह जो प्राकृतिक गैस है क्या है? पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर तैरती है। देखिए कल मैंने आपको पेट्रोलियम के लिए बताया था कि पेट्रोलियम जो है वो आप सभी जानते हैं कि वनस्पति जीव जंतु है, उनके कहाँ भूगर्भ में नीचे दबने से ऊष्मा और दबाव के कारण क्या हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। कह सकते हैं कि हम गाद के रूप में, कीचड़ के रूप में, मड के रूप में हुआ था और उससे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। और जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक गैस होती है वो हल्की होती है, इसलिए जो पेट्रोल होता है उसके ऊपर तैरती हुई अवस्था में हमें वह पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस होती है वह पेट्रोलियम पदार्थ या जो पेट्रोलियम होता है उसके ऊपर तैरती हुई हमें प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं। LPG प्राकृतिक गैस से अलग होती है। आपको कि प्राकृतिक गैस और LPG दोनों क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। LPG अलग होती है, प्राकृतिक गैस अलग होती है। और दूसरा इन्होंने कहा जो LPG होती है तेल शोधनशालाओं से उप उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होती है। कि जब हम तेल शोधनशालाएँ करते हैं उसमें हमें बहुत सारी जो पदार्थ होते हैं वो प्राप्त होते हैं। उनमें से एक क्या होती है? LPG होती है, जो घरों में सिलेंडर के रूप में उपयोग में ली जाती है। LPG होता है उसका जो मुख्य तत्व होता है, LPG का जो मुख्य तत्व होता है वो होता है ब्यूटेन। LPG में जो मुख्य तत्व होता है वो कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। जबकि जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक जो गैस है, उसका जो मेन जो मुख्य तत्व होता है वो होता है मीथेन। मेथेन भी बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं। उसका जो मुख्य तत्व होता है मीथेन। LPG होता है जो गैस घरों में सिलेंडर के रूप में उपयोग में लेते हैं, उसमें जो मुख्य तत्व होता है उसमें होता है ब्यूटेन। सिलेंडर गैस का वजन होता है 14.2 किलो। आपने देखा होगा कि सिलेंडर पर वजन लिखा होता है। ये जो 14.2 है ये सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस की वजन की मात्रा है। क्या है? गैस की वजन की मात्रा है। आप देखना उस पर लिखा होगा खाली सिलेंडर इतने किलो का, भरा हुआ इतने किलो का। तो उसमें जो गैस की मात्रा होती है वो हमेशा फिक्स होती है। 11.2 kg जो सिलेंडर होता है उसमें गैस की मात्रा भरी होती है। आपने देखना, आप सिलेंडर पे लिखा होता है जो 30 किलो 14.2 16.8 इस अकॉर्डिंग। तो 16.8 क्या है? वो सिलेंडर का वजन है। 14.2 क्या है? वो आपके सिलेंडर में भरने वाली गैस का वजन है। ठीक है, इसलिए वो दोनों मिलके कितने हो जाते हैं? 30 पॉइंट कुछ। जब भी सिलेंडर वाला आए आप अपना उसका वजन करवा सकते हैं, सेम उतना ही वजन आपको मिलेगा अगर उसने प्रॉपर उसको फिल किया है तो LPG जो होता है वो सिलेंडर में भरा जाता है और सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है उसका वजन कितना होता है? 14.2 kg। जो नेचुरल गैस है उसकी खोज किसने की थी? ONGC और ऑयल दोनों ने मिलकर की थी उसकी खोज। ONGC कल मैंने बताया था ना, पिछली कक्षा देखना, याद रखना। ONGC और ऑयल इंडिया ऑयल लिमिटेड जो दोनों कंपनियां हैं ये क्या करती हैं? इसकी नेचुरल गैस को खोजने का कार्य करती हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनियां ही पेट्रोलियम को खोजने का कार्य भी करती हैं और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक गैस को खोजने का कार्य भी कौन करते हैं? ONGC और दूसरा क्या है? OIL ऑयल, इंडियन ऑयल लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनियां ही क्या कार्य करती हैं? ये दोनों कंपनियां ही नेचुरल जो प्राकृतिक गैस है उसकी खोज का कार्य करती हैं। जबकि शोधन और वितरण, शोधन होता है उसको शुद्ध करना, शोधनशालाएं होती हैं हमारी, रिफाइनरी होती हैं। जो शोधन और वितरण, शोधन मतलब उसको शुद्ध करना, उसको रिफाइनरी करना। तो
और वितरण, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, ये दोनों कार्य कौन करती है? गेल करता है। और जो गेल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। हम कह सकते हैं कि गैस का वितरण और शोधन का कार्य कौन करता है? गेल नाम की एक कंपनी है। और गेल का पूरा फुल फॉर्म क्या है इसकी? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो भी प्राकृतिक गैस होती है हमारी, उसको क्या करती है? शोधन का, वितरण का और परिवहन का, विपणन की व्यवस्था के लिए किसकी स्थापना की गई है? गेल की व्यवस्था की गई है। 1984 में गेल की स्थापना की गई थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गेल की फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से याद रखना, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, भविष्य के अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी करना। तो कई बार पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक गैस है उसके शोधन की, वितरण की, परिवहन और विपणन की व्यवस्था किसके, कौन सी एजेंसी के द्वारा की गई है? तो आप क्या कहेंगे? गेल के द्वारा की गई है। गेल की स्थापना 1984 में की गई थी। और गेल की जो फुल फॉर्म है उसको हम क्या कहेंगे? GAIL, जिसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सही है। स्थापना कब की गई थी? 1984 में। अब बात आती है जो नेचुरल गैस है उसका सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है? देखिए कल एक चीज़ हमने बात की थी कि जहाँ जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? भारत के अपतटीय क्षेत्रों से। सही है, भारत के अपतटीय क्षेत्रों से। मुंबई हाई की हमने बात की थी कि 60 से 65% पेट्रोलियम निकलता है। तो जहाँ सबसे अधिक पेट्रोलियम निकलेगा, प्राकृतिक गैस भी कहाँ से निकलेगी? वहीं से निकलेगी। तो सबसे बड़ा जो उत्पादन कौन है? बॉम्बे हाई। पेट्रोलियम का भी उत्पादन कौन था? बॉम्बे हाई था, क्योंकि 65% पेट्रोलियम का उत्पादन कौन करता था? अकेला मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक गैस है उसका सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ से होता है? सबसे अधिक उत्पादन कहाँ से होता है? मुंबई हाई से होता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, नोट्स बनाएं तो इस अकॉर्डिंग बनाएं ताकि आप कम स्पेस में और बहुत अच्छा मैटर लिख सकें। और इस अकॉर्डिंग बनाना कि आप उनको भविष्य में भी यूज में ले सकें अलग से रजिस्टर में, ताकि आप प्रॉपर आपके वो नोट्स रहें। और इसी में आपको अगर कोई और चीज़ ऐड करनी हो तो आसानी से आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, इतना स्पेस भी आप उसमें छोड़ना। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हुआ? मुंबई हाई में। अब पूछी जाती है कि सर्वाधिक खपत जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक जो गैस है, उसकी सर्वाधिक खपत किस चीज़ में होती है? प्रथम तो होती है विद्युत क्षेत्र में। प्रथम स्थान पर किस में होती है उसकी सर्वाधिक खपत? कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमारी प्राकृतिक गैस है उसकी सर्वाधिक खपत निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? तो उसमें ये ऑप्शन आ जाते हैं सारे, 1-2 ऑप्शन और आ जाते हैं, 4 ऑप्शन में आपको एक टिक लगाना होता है। तो सर्वाधिक जो खपत होती है विद्युत क्षेत्र में होती है। सेकंड नंबर पर उर्वरक संयंत्र, जो कारखाने लगे हुए हैं रासायनिक खाद बनाने के, उनमें द्वितीय स्थान पर उनमें जो प्राकृतिक गैस है उसका सर्वाधिक उसकी खपत होती है। सर्वाधिक खपत प्रथम स्थान पर विद्युत क्षेत्र में और द्वितीय स्थान पर उर्वरक, जितने भी हमारे संयंत्र हैं, उर्वरक संयंत्र होता है जितने भी रासायनिक खाद बनाने के, यूरिया है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, आपने देखा होगा। तो वो जो कारखाने हैं उनमें क्या किया जाता है? इस प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक भंडार की बात करें, सर्वाधिक भंडार, प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक भंडार कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उसमें एक D6 ब्लॉक है, वहाँ पर इस गैस के सर्वाधिक भंडार पाए होने का अनुमान है। कि जो प्राकृतिक गैस है उसके सर्वाधिक भंडार हमें कहाँ मिलेंगे? कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो बेसिन है उस बेसिन में D6 ब्लॉक की खोजा गया है। वहाँ पनम काकी नाड़ा तट लगता है, उस तट पर इसको खोजा गया है और सर्वाधिक भंडार होने के अनुमान है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है कि भाई ये जितनी भी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थान हैं, उनकी स्थापना कहाँ की गई है? तो जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून की गई है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए आप, इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य आते हैं, कब की गई, कहाँ की गई, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इनको आप जितना याद करेंगे उतना ही ये याद रहते हैं। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? देहरादून में की गई है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई है, जबकि राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान, इसकी स्थापना शिव सागर में की गई है। शिव सागर कहाँ है? असम।
शिव सागर कहाँ पर है? असम में है। और असम में सबसे अधिक रिफाइनरी भी है। सबसे अधिक 4 रिफाइनरी कहाँ लगाई गई हैं? वो भी असम में लगाई गई हैं पेट्रोलियम शोधन के लिए। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? शिव सागर। और शिव सागर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? असम में। यूपी में गैस आधारित 2 विद्युत प्लांट लगाए गए हैं। गैस पर आधारित 2 विद्युत प्लांट कहने का अभिप्राय है गैस का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऐसे कौन कौन से हैं? यूपी में है, 2 हैं। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, 2 हैं। एक है दादरी, गौतम बुद्ध नगर लगता है, दादरी है जगह का नाम है, वहाँ पर गौतम बुद्ध नगर लगता है, उसके पास दादरी है। एक तो वहाँ है प्लांट, और दूसरा है ओरेया, वहाँ पर 2 प्लांट लगाए गए हैं। यूपी में 2 प्लांट गैस आधारित प्लांट हैं जिनसे क्या किया जाता है? गैस से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। गैस आधारित 2 विद्युत प्लांट की गैस से क्या बनाई जाती है? विद्युत बनाई जाती है। विद्युत बनाने के प्लांट लगाए गए हैं। कहाँ लगाए गए हैं? यूपी में है, 2 हैं। फर्स्ट है क्या है? दादरी गौतम बुद्ध नगर। दूसरा क्या है? दूसरा है ओरेया। तो यहाँ पर क्या है? गैस से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ से क्या किया जाता है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में प्राकृतिक गैस के कुल भंडार की बात करें तो 647 बिलियन घन मीटर क्या है? इसके भंडार पाए जाते हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद इसको साफ करके इसी पे वापस से लिखती हूँ। तो ये था हमारा प्राकृतिक गैस, जिसकी मुख्य जो बातें थी मैंने आपको बताई, एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। इसलिए जो प्राकृतिक गैस होती है पेट्रोलियम पर हमें तैरती हुई प्राप्त होती है। एलपीजी होता है वो प्राकृतिक गैस से अलग है, दोनों सेम नहीं है, वो प्राकृतिक गैस से अलग होता है। एलपीजी में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है, जबकि प्राकृतिक गैस में मेथेन पाया जाता है। और जो हमारे सिलेंडर वगैरह घरों में सिलेंडर यूज़ में लिए जाते हैं तो उनमें एलपीजी का उपयोग किया जाता है, और उस सिलेंडर में जो गैस की मात्रा होती है 14.2 किलोग्राम उसमें गैस की मात्रा पाई जाती है। अब बात आती है कि प्राकृतिक गैस को निकालने का कार्य, खनन का कार्य कौन करता है? तो प्राकृतिक गैस की खोज कौन करता है? ओएनजीसी एंड ऑयल दोनों जो कंपनियां हैं संयुक्त रूप से क्या करती है? नए नए क्षेत्रों की खोज करती हैं। लेकिन उसके शोधन का और वितरण का कार्य कौन करता है? 1984 में गेल की स्थापना की गई थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जो क्या करता है? गैस को शोधन करने का, साफ करने का, निकालने का, वितरण का, इन परिवहन, इन सभी की व्यवस्था कौन करता है? गेल करता है। एक बहुत ही अच्छी एजेंसी है 1984 में जिसकी स्थापना की गई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? मुंबई हाई से होता है, क्योंकि पेट्रोल का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? मुंबई हाई से होता है। तो गैस का भी कहाँ से होगा? मुंबई हाई से। सर्वाधिक खपत किस में होती है? विद्युत क्षेत्र में होती है। सेकंड नंबर पर उर्वरक संयंत्र में होती है। सबसे अधिक जो प्राकृतिक गैस है उसकी खपत कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र में। और सेकंड नंबर पर किस में होती है? उर्वरक संयंत्र में। आगे हम बात करें, सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं गोदावरी कृष्णा बेसिन, नदी घाटियों वाला क्षेत्र है, बेसिन है, उसमें D6 ब्लॉक है, वहाँ पर पाया जाता है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई है, जबकि राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान की स्थापना असम के शिवसागर में की गई है। यूपी में गैस आधारित 2 विद्युत प्लांट हैं जिनसे गैस से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, एक है दादरी, दूसरा है ओरेया। ठीक है, ये थी किसकी बात की थी हमने? गैस की। अब बात करते हैं आगे, आइए। अब देखिए गैस को परिवहन हम कैसे कैसे करते हैं। गैस को परिवहन पाइपलाइनों की मदद से भी क्या करते हैं? हम गैस का परिवहन करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि जो गैस है वो मुख्य रूप से भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। जो भी पेट्रोलियम वाले क्षेत्र थे उन सभी को टिक कर देना। कल मैंने मैप बनाया था, वही मैप आप इसमें भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम स्थिति है। और बात करते हैं कि भारत में प्राकृतिक गैस के अगर कुल भंडार की बात करें 647 बिलियन घन मीटर है। कितने हैं भंडार की अगर हम बात करें? 647 बिलियन घन मीटर। क्या है? 647 बिलियन घन मीटर। बिलियन घन मीटर को बोलते हैं BCM। BCM, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है आपको। BCM अगर पूछा जाए क्या है
बिलियन घन मीटर। ठीक है, तो बात आती है जो कुल भंडार है उसका अगर हम 75% की बात करें बॉम्बे हाई से प्राप्त होता है। हमने कल बात की थी जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम मुंबई हाई से 65% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। उसी प्रकार से अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो 75% अकेले मुंबई हाई से प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है, तथा मुंबई हाई और बसीन क्षेत्र, उसी के दक्षिण में एक क्षेत्र था बसीन क्षेत्र, उन दोनों क्षेत्रों से 75% क्या है प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। 12% गुजरात का, 7% आंध्र प्रदेश का और 6% असम की भागीदारी उसमें पाई जाती है कि कुल जो गैस निकलती है उसका 12% कहाँ से, गुजरात से। 12% हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गुजरात से प्राप्त होता है, 7% आंध्र प्रदेश से और 6% आंध्र प्रदेश, और जो 6% है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, 6% हमें असम से प्राप्त होता है। देखिए कल भी हम यही बात कर रहे थे कि इन क्षेत्रों से क्या किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, तो वहीं से क्या होता है प्राकृतिक गैस की भी प्राप्ति होती है। अगर हम बात की जाए कि 12% गुजरात से, 7% आंध्र प्रदेश से और 6% असम से क्या होता है प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अलंकेश्वर, असम की बात की थी ना कल, गुजरात की बात की थी, गुजरात में अलंकेश्वर है, खंबात की खाड़ी है, कहाँ है गुजरात में, कलोल, लुजेन, कल हमने इनकी बात की थी। तो ये सारी कहाँ है गुजरात में, खंबात की खाड़ी के पास। तो यहाँ से भी क्या किया जाता है प्राकृतिक गैस की प्राप्ति की जाती है। कृष्णा और जो गोदावरी बेसिन है अगर हम उनकी बात करें और तमिलनाडु की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में गैस के भंडार पाए जाते हैं। बाड़मेर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, फिरोजपुर पंजाब में भी क्या है कुछ मात्रा में कह सकते हैं कि नवीन भंडारों का हमें पता चला है। और बात करें कृष्णा गोदावरी जो नदी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी कावेरी, इन नदी बेसिनों में भी प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हुई है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु है गोदावरी बेसिन है और कृष्णा बेसिन है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अलावा अगर हम बात करें इन सभी क्षेत्रों से भी क्या है गैस की प्राप्ति की जाती है। खंबात का जो क्षेत्र है उसमें नादाई स्थान पर राजस्थान में तनोट है, राजस्थान में एक जगह का नाम क्या है, तनोट, और बच्चे इसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ हमारी जैसलमेर की तनोट कुल देवी का भी मंदिर है यहाँ पे। तो जैसलमेर में एक जगह का नाम है तनोट, तनोट से भी क्या की जाती है, इस प्राकृतिक गैस के हमें क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं, या यहाँ से भी इन क्षेत्रों से भी गैस की प्राप्ति की जाती है। आनंद कहाँ है, गुजरात में, कल भी बताया था मैंने, आनंद सानंद था ना कल गुजरात में, तो आनंद कहाँ है, गुजरात में, तमिलनाडु में, असम में, आंध्र प्रदेश में, मुंबई अपतटीय क्षेत्र तथा कच्छ का जो अपतटीय क्षेत्र है वहाँ से क्या किया जाता है, इस प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। दूसरी हम बात करें वर्तमान समय में इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं, रासायनिक उर्वरक के रूप में करते हैं, विद्युत उत्पादन के रूप में करते हैं, और इन सभी के रूप में इसका उपयोग भारत में अति शीघ्रता से बढ़ता जा रहा है। पहले देखिए हम क्या करते थे, घरों में गांव में लकड़ी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो एलपीजी है उसने उसका स्थान ले लिया है, प्राकृतिक गैस हम कह सकते हैं उसका उपयोग बढ़ गया है, जिसके कारण कह सकते हैं कि भारत में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें, जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत में प्राकृतिक गैस कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ से क्या था, देश स्वतंत्र होने से पहले ही वहाँ से क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होना प्रारंभ हो गया था। कहाँ से किया था, हमने सबसे पहले पेट्रोलियम का कुआं कहाँ खोदा था, मुकाम में खोदा था, लेकिन व्यावसायिक जो उद्योग या व्यावसायिक रूप से हमने कहाँ खोदा था, असम के डिगबोई क्षेत्र में। तो वहाँ से क्या किया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन इन्होंने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो 73-74 की बात करें, प्राकृतिक जो गैस है वो 1.8 अरब घन मीटर थी, लेकिन 2014-15 में अगर यह बात करें तो 12-13 के उत्पादन से घटकर 33.65 BCM हो गई। BCM मतलब बिलियन घन मीटर रह गई। कह सकते हैं 12-13 में अधिक उत्पादन किया जाता था गैस का, लेकिन कुछ कारणों से उसका उत्पादन घट गया और वर्ष 14-15 की अगर हम बात करें तो 12.9% घटकर 33.65, 2014-15 की अगर हम बात करें तो 23.65 क्या था,
मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन किया जाता था। लेकिन 12-13 में इससे भी अधिक गैस का उत्पादन किया जाता था। 12-13 और 14-15 की अगर हम बात करें 12.9% उत्पादन में क्या आई, कमी आई, और 14-15 में जो घटकर क्या रह गए 23.65 बिलियन घन मीटर यह रह गया। प्राकृतिक गैस के परिवहन शोधन के लिए हमने किसकी स्थापना की थी, गेल की स्थापना की थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में, और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। और इसने परिवहन के लिए लगभग 4200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा रखी है। और हम कह सकते हैं कि भारत में जो 40% जो पेट्रोलियम उत्पादन का जो परिवहन होता है वो इन पाइपलाइनों के द्वारा ही होता है। कह सकते हैं कि ये जो पाइपलाइन है 100% इनसे क्या नहीं होता है, पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन नहीं होता है, लेकिन 40% जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनका परिवहन हम इन्हीं पाइपलाइनों के माध्यम से करते हैं। पहली पाइपलाइन की अगर हम बात करें, पहली पाइपलाइन कौन सी थी, नहर कटिया, नूना माटी और बरौनी। बात आती है, एक होती है पहली और एक होती है सबसे बड़ी। तो पहली जो हमारी पाइपलाइन थी वो कौन सी थी, पहली पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो वो थी नहर कटिया, नूना माटी और बरौनी। भारत में पहली पाइपलाइन जिसमें कह सकते हैं कि नहर कटिया, नूना माटी और बरौनी इन सभी क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक पाइपलाइन की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी, जिसके माध्यम से पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं हमारे उनका क्या किया गया था, उनका परिवहन किया गया था। भारत की देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन की अगर हम बात करें, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर है। हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर HVJ देश की सबसे बड़ी लंबी गैस पाइपलाइन है। यह जो गैस पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। कह सकते हैं कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र से यूपी तक क्या है, यह नेचुरल गैस का परिवहन करती है। प्राकृतिक गैस के परिवहन करने के लिए कह सकते हैं कि हम सबसे जो लंबी पाइपलाइन है और देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर, और तीसरा क्या है जगदीशपुर। और यह कहाँ से, मुंबई हाई कह सकते हैं कि हम पश्चिमी तटीय क्षेत्र से यूपी तक इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक मुख्य बात, और जितनी भी हमारे तेल शोधन देखिए क्या है, जितने भी हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका शुद्ध करने के लिए हमने क्या बनाई है, रिफाइनरी बनाई है उनको परिष्कृत करने के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारी चीज़ें मिक्स रूप में हमें पाया जाता है, तो उनका क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। शोधन कहाँ होगा, तेल परिष्करण या तेल रिफाइनरी जो होती हैं हमारी, उनमें क्या किया जाता है, उनका तेल का परिष्करण किया जाता है, रिफाइन किया जाता है उनको। तो भारत में कुल कितनी हैं, 23 तेल परिष्करणशालाएं हैं, शोधनशालाएं हैं, जहाँ से तेल जो पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, उनको सबको अलग अलग किया जाता है। तो जो तेल परिष्करणशालाएं हैं वो कुल कितनी हैं, भारत में 23 हैं। अब 23 में से 18 है सार्वजनिक, 18 सार्वजनिक हैं, 3 निजी क्षेत्र में हैं और 2 संयुक्त उपक्रम है। संयुक्त उपक्रम का होता है सरकार की, उनमें कुछ भागीदारी होती है, सरकार और निजी दोनों का सम्मिलित रूप होता है संयुक्त उपक्रम। 2 संयुक्त उपक्रम मतलब कह सकते हैं कि हम सरकार की इसमें कुछ प्रतिशत की भागीदारी पाई जाती है, परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है दोनों का। तो जो संयुक्त उपक्रम होता है उन दोनों में दोनों की भागीदारी पाई जाती है, निजी क्षेत्र व्यक्ति जिसको हम निजी क्या बोलते हैं, प्राइवेट बोलते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र 18 जो है सार्वजनिक क्षेत्र में है। 18 में से 9 का स्वामित्व, स्वामित्व मतलब उसका मालिक, 9 का स्वामित्व कौन है, इंडिया ऑयल कंपनी, सही है। 9 का जो स्वामित्व है 18 में से 9 जो तेल परिष्करण या तेल रिफाइनरी हैं, 9 का स्वामित्व किसके पास है, इंडियन ऑयल लिमिटेड, IOL, इंडियन ऑयल लिमिटेड के पास है। और हम कह सकते हैं कि इंडियन ऑयल जो लिमिटेड है देश की सबसे बड़ी क्या है, तेल परिष्करणशाला है। यहाँ सबसे बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि सबसे बड़ी क्या है, तेल परिष्करणशाला है, यह सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 निजी क्षेत्र में है। 3 निजी में से 3 में से 2 का जो स्वामित्व है RIL के पास है। 3 में से 2 का स्वामित्व है वो रेल के पास है। रेल का जो RIL
रेल के पास है। इनका जो मुख्यालय है, या हम कह सकते हैं इन्होंने जो अपने केंद्र बना रखे हैं, या जो स्वामित्व है, या ये जो तेल परिष्करण या तेल रिफाइनरी है, इन्होंने कहाँ लगा रखी हैं? जामनगर में। तो इनमें से 2 का स्वामित्व किसके पास है? रेल के पास है। और इन रेल ने अपनी जो तेल परिष्करण शालाएं हैं वो कहाँ स्थापित कर रखी हैं? जामनगर। और जामनगर कहाँ है? गुजरात में। देखिए क्या होता है कि जहाँ भी तेल रिफाइनरी लगाई जाती हैं, यहाँ जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, उसके पास वाले क्षेत्रों में ही इनको जो तेल परिष्करण शालाएँ हैं इनकी स्थापना की जाती है। तो ये आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से इन जो रिफाइनरी होती हैं यहाँ पर जो उत्पाद है वो जाता है और फिर अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग भागों में वह विभाजित हो जाता है। तो रेल 3 में से 2 का स्वामित्व किसके पास है? रेल के पास है। और इसका जो रेल है इसने अपनी ये दोनों जो कह सकते हैं रिफाइनरी कहाँ स्थापित की हैं? जामनगर में की हैं। और एक जो है एसआर ऑयल लिमिटेड के पास है, यह भी गुजरात में है। वादीनार एक जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने इस तेल परिष्करण शाला को स्थापित किया हुआ है। और हम कह सकते हैं कि एक जो रिफाइनरी है सबसे पहले कहाँ स्थापना हुई थी? 1893 में डिगबोई में स्थापना हुई थी। सबसे पहले जो तेल रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो जो प्रथम जो रिफाइनरी थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1893 में डिगबोई में हुई थी। देखिए मैंने इधर इसको एक्सप्लेन किया है। 1893 में डिगबोई में हुई थी, जब देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। कह सकते हैं कि यह जो तेल रिफाइनरी थी यह स्वतंत्रता से पूर्व की स्थापित है। तो 1893 में क्या हुआ था? डिगबोई में प्रथम तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। और दूसरी हम बात बताएं कि यह जो रिफाइनरी है देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। 1800 डिगबोई की अगर हम बात करें तो यह जो है वह देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। 23वीं जो हमने रिफाइनरी बनाई वो पारादीप में बनाई थी। 23वीं जो रिफाइनरी बनाई हमने, 23 ही टोटल, 23वीं जो बनाई वो हमने कहाँ बनाई थी? पारादीप में बनाई थी। बनाई कब थी? 2016 में। और हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक 4 रिफाइनरी कहाँ है? असम राज्य में। सर्वाधिक 4 जो रिफाइनरी हैं वो कहाँ पर है? असम राज्य में। आपने देखा होगा कि डिगबोई है, कल भी मैंने बताया था आपको, कंटिन्यू 4 क्षेत्र बताए थे पेट्रोलियम के लिए। तो जो 4 रिफाइनरी हैं सर्वाधिक वो कहाँ पर स्थित हैं? असम राज्य में स्थित है। देखिए ये तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाती है? परिष्करण शालाएँ कहाँ स्थापित की जाती हैं? जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है और वहाँ पर उन उत्पाद को आसानी से पहुँचाया जा सकता है, तो जिसके कारण बहुत अधिक परिवहन की आवश्यकता उसके लिए नहीं पड़ती है। तो ये थी हमारी मुख्य बातें जिसके अंतर्गत हमने किसकी बात की थी? प्राकृतिक गैस की। और तेल रिफाइनरी हैं हमारी, उनकी बात की थी। भारत में कुल 23 तेल रिफाइनरी हैं, 18 जिनमें किसमें हम बोल सकते हैं कि 18 क्या हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में, 3 निजी क्षेत्र में, 2 संयुक्त उपक्रम में है। और किसका स्वामित्व किसके पास है हमने इनकी डिटेल में बात करी। और नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो हम बात करें कि 2014 में जितनी भी शोधनशालाएँ हैं उनकी अगर क्षमता की बात करें 213.66 मिलियन टन उनकी क्षमता थी कि इतनी जो उत्पाद है उसका हम क्या कर सकते हैं? उसको क्लीन कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं रिफाइनरी में। और ये थी मुख्य इसकी बातें। इसको आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आते हैं उन सभी में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्राकृतिक गैस उसका सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत संयंत्र में किया जाता है। सेकंड नंबर पे उर्वरक संयंत्र में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में और उर्वरक संयंत्र में। एलपीजी मुख्य तत्व क्या है? और देखिए आजकल आर्ट साइंस ऐसा कुछ नहीं है, सब कॉमन चीज़ें हैं सब। और कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो तेल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए पहले हमने पेट्रोलियम को क्लियर किया और आज हमने बात की किसकी थी? प्राकृतिक गैस की। क्वेश्चन सुनिए जी और उसके आंसर करें। भारत में कितनी तेल परिष्करण शालाएँ हैं? ठीक है। और नेक्स्ट बताएंगे सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी तेल शोधनशालाएँ हैं? भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? ठीक है। और एलपीजी गैस का जो सिलेंडर होता है उसमें गैस का वजन कितना होता है?
एलपीजी और प्राकृतिक गैस दोनों अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कि जो एलपीजी होता है उसका मुख्य तत्व क्या होता है। एलपीजी होता है उसका मुख्य तत्व क्या होता है, ठीक है। और गेल की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।